Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course, like the channel. Okay guys, so let's begin. Now we are going to discuss how the position of a vector is represented. किसी भी वेक्टर की पोजीशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, कोई भी वेक्टर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हमें बताता है, किसके रिस्पेक्ट में बताएगा? विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमने लिए, एक्स वाई प्लेन में कोई भी पार्टिकल है, ये पी पार्टिकल है और ये इसकी पोजीशन है, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो ये हम ओरिजिन से इसको कनेक्ट करेंगे, तो ओरिजिन से ये इसकी पोजीशन हो गई और इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? ये आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ए वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल with reference to the origin of the coordinate system is called position vector। तो वो वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल की ओरिजिन से उसकी पोजीशन बताए उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे आर हमारे पास क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। तो सपोज ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज पी, ठीक है ना। तो कोई भी पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है मान लीजिए, और किसी भी टी टाइम पे उसकी पोजीशन जो है ये पी पोजीशन है, तो यहाँ पे ओपी वेक्टर क्या है? उसकी पोजीशन है, ठीक है ना, विद रेफरेंस टू द ओरिजिन। तो ये पोजीशन, तो या तो इसको आर वेक्टर से डिनोट कर दो या फिर इसको सिंपली हम ओपी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर वेक्टर है तो जाहिर सी बात है उसकी मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस में डालेंगे तो ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो होगी इसकी मैग्नीट्यूड। वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस एक्सप्रेशंस इन योर कमिंग स्लाइड्स। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आई है इक्वेशन, ठीक है ना, हम ड्राइव करेंगे इन चीज़ों को। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही समझिए कि मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकलेगी इसकी, ठीक है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो होगी इसकी मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो डायरेक्शन हमें कौन बताएगा? थीटा, ये जो थीटा एंगल है। तो डायरेक्शन क्या बताएगा? द थीटा इन विच पी लाइज एज व्यूड फ्रॉम ओरिजिन। तो ये थीटा जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये थीटा एंगल हमें क्या बताएगा, ठीक है ना, मतलब उसकी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी। और आर वेक्टर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर वेक्टर। तो ये कोऑर्डिनेट्स अगर हम लें तो इसमें एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, इस तरीके से वाई की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, या फिर आप सिंपली इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप भी लिख सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर भी बोलेंगे। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी ओरिजिन से उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो वो तो जो लेंथ आएगी वो तो हो गई उसकी मैग्नीट्यूड, और जो थीटा एंगल जो बनेगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो हो गई उसकी डायरेक्शन। तो ये तो सिंपल हमने एक्स वाई प्लेन लिया था, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल स्पेस में है कहीं, तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तब उसकी जो पोजीशन आप बताओगे वो एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेके बताओगे। तो वहाँ पे हम आर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना। तो आर मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही थी खाली,
लेकिन यहाँ जेड एक्सिस भी आ गया तो प्लस जेड स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस या फिर द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस ग्राफ में देखिए कोई पार्टिकल है जो कि किस में है? एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना। तो उसकी इनिशियल पॉइंट पोजीशन क्या है? P1 है। किसी भी पार्टिकल की मान लीजिए इनिशियल पोजीशन क्या है? P1 है। तो इस पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पोजीशन वेक्टर R1 से। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया जो कि इस पार्टिकल की पोजीशन को शो कर रहा है। फिर मान लीजिए t टाइम पे यहां पे था और t डैश टाइम पे ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो ये नई पोजीशन क्या हो गई इसकी? P2। ये नई पोजीशन हो गई। तो इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया? R2 वेक्टर। तो ये क्या है? इस पार्टिकल का पोजीशन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या कहता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन तो ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा, ठीक है। तो ये हमें क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो द लाइन जॉइनिंग पोजीशन वेक्टर शोज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी कैसे? ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने से आएगी ये, तो वो क्या हो गई? डेल्टा आर, ठीक है ना। तो डेल्टा आर वेक्टर, तो ये हमें क्या शो कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो अब देखिए R1 वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर है, तो इसको अगर मैं x और y कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में अगर लिखूं, भाई इसकी कुछ वैल्यू x पे है और कुछ वैल्यू इसकी y है, तभी तो ये आई ना। तो कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में उसको ऐसे लिख सकता हूँ R1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप लिख सकता हूँ। ऐसे R2 के रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू x पे आएगी और कुछ वैल्यू इसकी y पे जाएगी, ठीक है ना। तो इसको R2 को मैं लिख सकता हूँ x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना ही समझिए कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये हम ट्रायंगल लॉ अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अभी तो इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। मैं दोबारा आऊँगा इस स्लाइड पे, तब ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अभी सिंपल ये समझिए कि R पोजीशन वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और R2 पोजीशन वेक्टर को हम इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, इसके कोऑर्डिनेट्स में भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। और कैसे शिफ्ट कर रहे हैं? पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर यहाँ पे था, ये इनिशियल वेक्टर है जिसकी पोजीशन P और Q है, ठीक है ना। तो ये, और इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे ले आऊंगा। तो देखिए ना तो इसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया, ना ही इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आया, सिर्फ यहां से उठा के मैंने इसको यहां पे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो मींस चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सिर्फ यहां पे क्या चेंज हो रही है? उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ना ही हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं? पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। इसे हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट करना। नाउ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर के बीच में आप एंगल कैसे निकालोगे? जैसे आपके पास ये 4 एग्जांपल मैंने दे दिए, अब इसमें से बताइए आप, इसमें कुछ एंगल मैंने लिखे भी हैं, तो आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो देखिए इसमें एक रूल लगता है। रूल कैसा होगा? टेल से टेल या फिर हेड से हेड, या तो टेल से टेल जुड़े या फिर हेड से हेड जुड़े। तो देखिए इसमें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों की क्या जुड़ी है? टेल जुड़ी है ना। तो टेल से टेल जुड़ी है दोनों, तो इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये अपना सही है, ये 90 डिग्री एंगल आ गया। क्लियर है? तो इसका कितना आएगा? 90 डिग्री एंगल आ गया। इसी तरीके से ये वाला वेक्टर देखिए आप, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये क्या जुड़े हैं? हेड से हेड जुड़े हुए हैं, और इसके बीच का एंगल कितना आया फिर? 60 डिग्री। तो ये भी अपना सही है। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री है। अब ये देखिए
इस वाले वेक्टर में ये हेड से टेल जुड़ा हुआ है, हेड से टेल जुड़ा हुआ है, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो टेल से टेल जुड़े हों या फिर हेड से हेड जुड़े हों, लेकिन ये हेड टू टेल जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये एंगल नहीं होगा। ऐसे इसमें देखिए ये भी हेड टू टेल जुड़ा हुआ है, तो हेड टू टेल के बीच का एंगल हम नहीं लेते हैं, तो ये एंगल नहीं होगा इसका। तो फिर इसका सही एंगल कौन सा होगा, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसका सही एंगल कौन सा बनेगा फिर, या तो आप इसको शिफ्टिंग कर दो, ठीक है ना। कैसे शिफ्ट करोगे कि अभी मैंने आपको बताया था पैरेलल शिफ्टिंग, तो हम शिफ्ट कर सकते हैं इसको। तो ये बी वेक्टर है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, इसको मैंने लीनियरली शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, पैरेलल नहीं किया, लीनियरली, मतलब उसी लाइन पे मैंने शिफ्ट कर दिया इसको। तो इसको शिफ्ट करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आगे की तरफ बढ़ा दिया इसको मैंने, ठीक है ना। तो मैंने देखिए ना तो डायरेक्शन चेंज की है और ना ही मैंने इसकी मैग्नीट्यूड चेंज की है, क्योंकि जो लेंथ है वो भी मैंने सेम रखी है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, शिफ्टिंग की है। तो शिफ्टिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। कैसे, ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल यहाँ पे कंबाइंड हो गई, ठीक है। तो टेल से टेल अब आप निकाल सकते हो इसके बीच का एंगल। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, और 180 में से ये माइनस कर दो 120 डिग्री, तो 180 माइनस 120 कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा। तो आप यहां पे तो हमने क्या किया, बी को शिफ्ट किया है, बी को मैंने शिफ्ट कर दिया। आप चाहो तो ए को भी शिफ्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ए को भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ए को कैसे शिफ्ट करेंगे, ए वेक्टर को मैं पीछे की तरफ ले आया, ठीक है ना। तो देखिए मैंने डायरेक्शन सेम रखी है ए की, और ए की जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है, वही मैंने सेम रखी है। सिर्फ मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, पहले यहां से शिफ्ट करके इसको यहां ले आया मैं, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग कर दी मैंने इसकी। अब देखिए टोटल एंगल कितना है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई ना एक तरीके से, तो टोटल एंगल 180 है, 180 में से माइनस 120 कर दो, तो अब कितना आ गया, 60 डिग्री। तो देखिए ये तो यहां जुड़ा है टेल टू टेल, तब 60 डिग्री आया, और ये यहां पे जुड़ा है हेड टू हेड, हेड टू हेड, तो यहां पे भी 60 डिग्री है। तो आंसर वही आएगा, ठीक है ना, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आंसर क्या रहेगा आपका, थीटा 60 डिग्री। तो आंसर वही रहेगा, आप चाहे तो ए वेक्टर को शिफ्ट कर लो या फिर आप बी वेक्टर को शिफ्ट कर लो, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। गलत कुछ भी नहीं है, दोनों ही तरीके सही हैं। किसी एक वेक्टर को आपको शिफ्ट करना है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो आप दोनों वेक्टर की टेल से टेल जोड़ो या फिर दोनों वेक्टर की आप हेड से हेड जोड़ो, और तब उसके बीच का एंगल आप निकालोगे, ठीक है ना। तो सिंपली आप ऐसे नहीं निकाल सकते, तो ये तरीका गलत है, ये तरीका भी गलत है। ये सही है, टेल टू टेल जुड़े हैं, ये सही है, हेड टू हेड जुड़े हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये बताइए आप, इसमें क्या होगा, अब ये भी कैसे जुड़ रहे हैं, हेड टू टेल जुड़ रहा है, तो ये एंगल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बी को शिफ्ट कर लो ऊपर की तरफ, या फिर हम ए को शिफ्ट कर सकते हैं पीछे की तरफ, आप ए को शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए जब आप बी को शिफ्ट कर दोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री, टोटल 180 है, 180 माइनस 150 है, तो कितना आ गया, 30 डिग्री। अगर आप ए को शिफ्ट करते हो तब भी आंसर वही आएगा, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल आपका वही आएगा, चाहे आप किसी भी एक वेक्टर को शिफ्ट कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये देखिए कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं हमें और इन सब के बीच का एंगल निकालना है। तो पहले तो इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करो। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में देखें तो ये हेड है और ये इसकी टेल है, तो ये एंगल नहीं आ सकता, तो हम इसको हमें ए को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिर ए की टेल, बी की टेल, सी की टेल और डी की टेल, सबकी टेल टेल जुड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसमें ए को शिफ्ट करना है। ए को शिफ्ट करते सभी वेक्टर्स के आपको टेल आपकी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें ए को शिफ्ट कर दिया और अब देखिए सबकी टेल जुड़ गई, तो टेल से टेल। अब आप किसी के भी बीच का एंगल निकाल सकते हो। 30 डिग्री और 60 डिग्री तो दे ही रखा है, गिवन है, तो वैसे ही नहीं निकालना अपने को। तो अब हम एंगल निकाल सकते हैं। तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप करना है, ठीक है ना। तो ये सारे एंगल्स हम कोई सा भी एंगल आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक कंडीशन आपको इसमें रखनी है कि जो आप थीटा डिग्री पकड़ रहे हो, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए,
180 से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि ए और बी के बीच में आपको एंगल देखना है, तो आप ये वाला छोटे वाला एंगल देखोगे 90 डिग्री। आप ये वाला एंगल नहीं देख सकते, यहाँ से घुमा के ये वाला एंगल नहीं देख सकते आप, ठीक है ना। तो 360 माइनस 90 तो 270 हो गया, तो ये वाला एंगल 270 आ गया। तो 270 क्या है, 180 से ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल आप नहीं देखोगे। आप कौन सा एंगल देखोगे, छोटे वाले देखोगे। तो ए और बी के बीच में ये छोटा एंगल, ये वाला आप देखोगे, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री है, तो हमको छोटा एंगल देखना है, ना कि बड़े वाला। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे कोई भी दो वेक्टर है, ए और बी मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर है, तो इसमें ये वाला एंगल तो देखिए दोनों के बीच में 60 डिग्री है, और दूसरा जो है ये है 300। तो आप कौन सा लोगे, जो छोटे वाला होगा वो आपको लेना है, ठीक है ना। तो थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 180 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप कौन सा एंगल लोगे, 60 डिग्री लोगे आप, ठीक है ना। जो स्मॉलर होगा वो आपको लेना है।